अयोध्या में मिली हार ने बीजेपी को दिया ऐसा जख्म। चाह कर भी अयोध्या की हार नहीं भूल पा रहे मोदी। राम मंदिर के बावजूद आखिर क्यों हार गई बीजेपी? विकास दिव्यकीर्ति ने बताई हार की असली वजह। बाईस जनवरी यही वो तारीख थी जब मोदी और योगी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और राम भक्तों का सैकड़ों साल का इंतजार खत्म हुआ, जिसके बाद बीजेपी को भी ये उम्मीद हो गई थी कि फैजाबाद सीट तो अब बड़ी आसानी से निकाल लेगी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो मोदी और योगी भी सन्न रह गए, क्योंकि पूरे यूपी में बीजेपी जहां महज 33 सीटों पर ही सिमट गई, तो वहीं फैजाबाद सीट पर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद बीजेपी जहां आज भी मंथन पर मंथन कर रही है, तो वहीं दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के मालिक विकास दिव्यकीर्ति ने अयोध्या में मिली बीजेपी की हार पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जिस फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी साल 2014 के चुनाव में 2,84,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराया, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को यह हार राम मंदिर निर्माण के बावजूद मिली है। यही वजह है कि फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार की आज भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो वहीं अब इस मुद्दे पर यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए सबसे चर्चित कोचिंग संस्थानों में से एक दृष्टि आईएएस चलाने वाले विकास दिव्यकीर्ति ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी ने अयोध्या की सीट इसलिए गंवाई है क्योंकि वो जातीय समीकरण नहीं साध पाई, और दूसरी तरफ सपा ने ओबीसी मुस्लिम दलित के त्रिकोणीय जातीय समीकरण के दम पर फैजाबाद सीट जीत ले गई। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं। आमतौर पर चाहे वो बस्ती की तरफ जाए या और एक दो सीटें जो वहां पर आसपास है, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। अब वहां का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहां ओबीसी 22% है, दलित 21% है, मुस्लिम 18% है, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास है। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया, जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पासी समाज से आते हैं, और पासी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं, तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज्यादा मचा हुआ है। विकास दिव्यकीर्ति ने फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार की एक और वजह बताई है दलित वोट बैंक, जो आमतौर पर मायावती की पार्टी के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन इस बार दलित वोट बैंक भी सपा के पास चला गया, क्योंकि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को यहां से चुनाव लड़ाया, जो खुद अनुसूचित जाति से हैं, और सुरक्षित सीट न होने के बावजूद अखिलेश ने उन्हें अयोध्या से लड़ाया, और यही दांव अखिलेश का बीजेपी पर भारी पड़ गया। बीएसपी का जो वोट बैंक है दलित, जैसे ही अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार हुए, स्थापित आदमी है, पुराने आदमी है, तो दलित लोगों को लगा कि हमारा तो उम्मीदवार खड़ा ही हुआ है। इधर बीएसपी थोड़ी कमजोर भी हो गई थी। 2014 में बीएसपी के लगभग 1.5 लाख वोट थे, 1,40,000 के आसपास। इस बार वो वोट 45,000 रह गए। तो मेरी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वो 1 लाख वोट बीएसपी वाले शिफ्ट हुए एसपी की तरफ। 50,000 वोट से जीते अवधेश जी। तो ये जितना लोगों ने शोर मचाया कि अयोध्या में कैसे हार गए, तो अब जब आप डेमोग्राफी देखेंगे वहां की तो बात समझ में आएगी। साल 2014 में सपा ने मित्रसेन यादव को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो हार गए, जबकि साल 2019 के चुनाव में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन इसके बावजूद सपाई आनंद सेन यादव चुनाव हार गए। और इस बार अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही अनुसूचित जाति से आने वाले अवधेश प्रसाद को लड़ा दिया,
जिससे बीजेपी का वोट बैंक भी सपा को शिफ्ट हो गया, क्योंकि दलितों की नेता होने के बावजूद मायावती ने सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यही वजह है कि मायावती का दलित वोट बैंक सपाई अवधेश प्रसाद की ओर शिफ्ट हो गया और यही सबसे बड़ी वजह रही अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी हार की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जातीय समीकरण नहीं साध पाने की वजह से बीजेपी को फैजाबाद में हार मिली? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही विकास दिव्यकीर्ति ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। SC/ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था M नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे SC/ST में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन SC/ST। अदरवाइज वहां अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूं, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे पहले तैयार रहता हूं। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं पर्सनली जी। जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं। उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC/ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त SC/ST रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हजार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियां लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब STs हैं, 16% SCs हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग, आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ SC हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से SC/ST की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें IAS कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी IAS का आरक्षण मिले। चाहे इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फायदा मिले। हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षणों के हाथ से निकले। तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुख्य तरीके से बात कहता हूँ कि SC/ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद जरूरत भी नहीं उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये जरूरी है, और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं, ये OBC आरक्षण का है।